હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે ગઈકાલે જોઈ રહ્યા હતા થ્રી ફેઝ કનેક્શન. ઓકે, સો થ્રી ફેઝ કનેક્શનની અંદર બે જોડાણો હોય છે, स्टार અને डेल्टा. स्टार मीन्स इस टाइप का होगा, जो फेस जो हो सारी कॉइल जो है वो इस स्टार के शेप में कनेक्ट होगी और डेल्टा कनेक्शन में इस टाइप शेप में कनेक्ट होगी. राइट. सो स्टार के बारे में हमने देखा था. तो मेन इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है कि स्टार के लिए हमें जो वोल्टेज का जो है संबंध, रिलेशनशिप, वो हमें फाइंड करना था. सो दो टाइप के वोल्टेज आते हैं. एक तो आता है लाइन वोल्टेज, तो उसको वोल्टेज को हम ई से डिनोटेट करते हैं ईएमएफ. वोल्टेज मीन्स ईएमएफ, तो उसको ई से डिनोटेट करते हैं, लाइन को बोलते हैं ईएल. और इक्वल टू उसके साथ क्या आ गया, रिलेशनशिप हमने देखी थी ई पी. ई पी का मतलब क्या आता है, फेज वोल्टेज. राइट. तो स्टार कनेक्शन के लिए ये रिलेशनशिप आया था. और जो लाइन करंट है एंड फेज करंट, वो दोनों कैसे थे, सेम ही थे. तो ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो ये हमने स्टार के लिए देखा था. आज हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन के लिए. राइट. सो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, डेल्टा જોડાણમાં પ્રથમ ફેઝના વાઇન્ડિંગનો ફિનિશ છેડો બીજા ફેઝના સ્ટાર્ટ છેડા સાથે તથા બીજા ફેઝનો ફિનિશ ત્રીજા ફેઝના સ્ટાર્ટ છેડા સાથે અને ત્રીજા ફેઝનો ફિનિશ છેડો પ્રથમ ફેઝના સ્ટાર્ટ છેડા સાથે જોડવામાં આવે છે. मतलब આ बताયું છે. मतलब ये हमारा फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. तो ये फेज़ 1 का जो है ये स्टार्ट है और ये फेज़ फिनिश है. तो इनका जो फिनिश है पहले का, वो दूसरे का स्टार्ट के साथ कनेक्ट होगा, दूसरे का फिनिश तीसरे का स्टार्ट के साथ, और तीसरे का फिनिश ये पहले का स्टार्ट के साथ. तो एक्चुअली कैसे आएगा डेल्टा कनेक्शन में, बस इस हिसाब से आएगा. ये देखो, ये तीनों जो फेज़ है ये डेल्टा शेप में कनेक्ट होंगे, और ये जो ट्रायंगल जैसा बनेगा तो हम वहाँ से तीन टर्मिनल को बाहर निकाल देंगे. तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, आर वाई एन बी. तो ये दो फिगर आप नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा एग्जाम के अंदर. कौन सी ड्रॉ करनी है, मेन ये एक ही फिगर ड्रॉ करनी है. राइट. सो यहाँ पे स्टार में हमने देखा था ऐसे, ये एक वायर, दो वायर और तीन वायर, ये आर वाई बी आता था, और तीनों जहाँ पे इकट्ठे होते थे वहाँ से हम और एक वायर निकालते थे, उसको बोलते थे न्यूट्रल. राइट. सो न्यूट्रल जो है, जो न्यूट्रल मतलब टोटल 4 वायर आते थे स्टार में. यहाँ पे डेल्टा में कितने आएंगे, ओनली 3 वायर्स आएंगे. राइट. सो वो कैसे आएंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं. देखो, ये एक वाइंडिंग आ गई, एक हमारा फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, एक डेल्टा बन गया. तो ये जो है वो हमारा आर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ઘડિયાળની દિશા, કાંટાની દિશામાં જવાનું છે. आर वाई एन बी. तो यहाँ से एक वायर निकालेंगे लाइन, ये दूसरा और ये तीसरा. तो ये हमारा आर वाई एन बी आ गया, उसको बोला है लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3. चलो, अब हमने कल पढ़ा था कि ये फेज़ के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है, मतलब फेઝના સમાંતર જે વોલ્ટેજ હોય છે એને આપણે ફેઝ વોલ્ટેજ કહીએ છીએ, અથવા તો આની અંદર જે ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય છે તો ફેઝ. રાઈટ. અને આ લાઇનની બે લાઇનની વચ્ચે જે વોલ્ટેજ હોય એને આપણે શું કહેતા હતા, लाइन वोल्टेज. तो देखो यहाँ पे स्टार में क्या था, करंट सेम था, फेज एंड लाइन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे. देखो अभी ये आर एंड वाई के बीच में ये फेज है, देखो ये उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये वोल्टेज मिलेगा. ये लाइन, दो लाइन के बीच में जो भी वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज, मतलब उसको हम बोलेंगे ई पी. तो ये दो लाइन के बीच में आ गया, लाइन 1 एंड लाइन 2. तो वही क्या हो गया हमारा ई एल, लाइन वोल्टेज. तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज. ये याद रखना. डेल्टा में स्टार याद रखो तो डेल्टा उससे उल्टा है. राइट. पता चला. लेकिन करंट सेम नहीं मिलेगा यहाँ पे. देखो ये करंट अभी फेज करंट है, ये फेज में से जो करंट पास हो रहा है उसको नाम दिया है आई आर. तो आई आर करंट यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट पे है, तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी जा सकता है. गेटिंग.
तो यहाँ पे जो करंट लाइन, ये फेज़ करंट आई आर है, ये फेज़ करंट आई वाई है, और ये फेज़ करंट क्या है, आई बी है। सो यहाँ पे डिनोटेट किया है आई आर, बाद में क्या है आई वाई एंड आई बी, ये तीनों क्या है, फेज़ करंट। तो उसको हमें डिनोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, आई पी लिख सकते हैं, फेज़ का पी एंड करंट का आई, गेटिंग। और ये जो तीनों लाइन में से जो करंट पास हो रहा है उसको नाम दिया है आई एल वन, आई एल टू एंड आई एल थ्री। ये तीनों क्या है, लाइन करंट है, मीन्स उसको डिनोटेट करना है सिंगल तरीके से तो हम लिखते हैं आई एल। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज कैसा आया, सेम आया। देखो ये एक फेज है, उसके अक्रॉस में वोल्टेज करेंगे तो उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन ये दो लाइन के बीच में भी आ गया तो वही हमारा लाइन वोल्टेज। तो ये फेज वोल्टेज को हम डिनोटेट करेंगे आर एंड वाई के बीच में है ना, तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखा है, ई लिखना है तो ई भी लिख सकते हैं, वी आर वाई, ये फेज के अक्रॉस में वोल्टेज, ફેઝના સમાંતર વોલ્ટેજ, બરાબર। એ જ આપણો કેવો થઈ ગયો, ફેઝ વોલ્ટેજ, એટલે આપણે લખવું હોય તો આર વાયની જગ્યાએ પી લખીએ, એ જ આપણો લાइन वोल्टेज થઈ ગયો, એટલે વીપી ઇક્વલ ટુ વીએલ લખાશે આપણાથી, રાઈટ। સો यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये કે આ ફિગરમાં જોતા માલુમ પડે છે કે ફેઝ વોલ્ટેજ અને લાઇન વોલ્ટેજ સરખા છે, કારણ કે બે લાઇનના છેડાઓ એક ફેઝના બે છેડાઓમાંથી જ નીકળે છે। સમજ પડી? લાઇન એટલે બે લાઇનની વચ્ચેનો, અને ફેઝ એટલે કે જે ફેઝ હોય તેના સમાંતર કેટલો વોલ્ટેજ છે, એના બે છેડા વચ્ચે કેટલો છે। તો જે લાઇન નીકળે છે એના બે છેડામાંથી જ નીકળે છે। તો ડેલ્ટા કનેક્શનમાં યાદ રાખજો, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके, फिगर में भी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है तो आप यहाँ पे भी ई लिखो तो चलेगा। अब देखो करंट के बारे में बात करते हैं। वेक्टर डायग्राम पे से हम उसका जो रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फेज करंट है, हम कोई एक ही के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं वेक्टर करंट किसके लिए है, IL1 के लिए है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बस उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ये IL1 करंट फाइंड करेंगे पहले। IL1 इक्वल टू क्या होगा, लाइन करंट जो है पहली लाइन में से जो पास हो रहा है वो। तो देखो ये फेज करंट है, ये अंदर आ रहा है ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे से दूसरा करंट जो है कौन सा, ये देखो ये IB करंट वो बाहर जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो अंदर आ रहा है उसको प्लस बोलते हैं IR, बाहर जा रहा है वो माइनस, तो ये आ जाएगा IR माइनस IB। सो IL1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR माइनस IB। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, IR प्लस माइनस IB लिख सकता हूँ। ओके, सो IR અને માઇનસ IBનો જો આપણે સરવાળો કરીએ ને તો આપણને શું મળશે, IL1 મળશે। ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ પર જોઈએ છે। તો આપણે સૌ પ્રથમ શું કરીશું, જે લાઇન વોલ્ટેજ છે એને 120 ડિગ્રીના ખૂણે આપણે એને ડ્રો કરીશું। તો RYBમાં આપણા લાઇન વોલ્ટેજ કેટલા આવશે, ERY, પછી EYB અને EBR, આ ત્રણ આવશે। ફેઝ અથવા તો લાઇન બંને સરખા જ છે આ વખતે, બરાબર। તો આ ERY આપણે ડ્રો કર્યું 120, પછી આપણે શું લખીશું EYB, અને ત્યાર પછી ડ્રો કરીશું EBR। સો આટલું ડ્રો થઈ ગયું આપણાથી સૌપ્રથમ। પછી શું કરવાનું, કરંટ ડ્રો કરવાનો, ફેઝ કરંટ। આ બરાબર છે, આ તમારા કયા થઈ ગયા, ફેઝ વોલ્ટેજ થઈ ગયા, અને લાઇન વોલ્ટેજ બંને કેવા છે, સરખા જ છે। સો અહીંયા શું થશે કે ફેઝ કરંટ જે છે ને એ ઓલવેઝ શું કરશે, લેગ કરશે, બરાબર છે। ઇન્ડક્ટિવ ટાઈપ કોઇલ આવે છે ને, તો જો અહીંયા લખ્યું જ છે કે આ બધા જે આપણા વોલ્ટેજો છે એ 120 ડિગ્રી એકબીજા કરતાં સેપરેટ છે, બરાબર। 120 ડિગ્રીનો ડિફરન્સ છે બેમાં। IR, IY અને IB તેના રિસ્પેક્ટિવ શું છે, કરંટ છે, ફેઝ કરંટ, એ એના વોલ્ટેજ કરતાં 5 ડિગ્રી કેટલા છે, પાછળ છે। એટલે કે લોડનું પાવર ફેક્ટર લેગિંગ છે એમ ધારવામાં આવે છે, બરાબર છે। તો આપણે પછી આ ત્રણ ડ્રો કરી ગયા। હવે આપણે શું કરીશું, એના પાછળ 5 જેટલા ડિગ્રી પાછળ IR, IY એન્ડ IB આ ડ્રો કરીશું। ઓકે, IR, IY અને IB
આટલું ડ્રો થઈ ગયું. હવે જુઓ, હું તમને પાછું બતાવું છું. આ IR IB બસ આ બે જ બતાવું છું. હવે આપણે જોયું તેમ IL1 કરંટ જે છે એ શું છે, IR અને માઇનસ IBનો સરવાળો થાય છે. કેવી રીતે થાય છે એ મેં તમને બતાવ્યું, બરાબર. તો IR તો આપણી પાસે છે જ, જુઓ આ IR તો છે જ, તો એને સમાંતર આપણે એક લાઈન ડ્રો કરી દઈએ છીએ. પછી આપણે ડ્રો કરીએ. IR તો છે જ આપણી પર, બરાબર. શું જોઈએ, માઇનસ IB. એ નથી આપણા પર, શું છે, પ્લસ IB છે. તો માઇનસ IB કરવું હોય તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં લાઈન ડ્રો કરો. દેખો આ IR છે, IB છે, તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરીને આ શું થઈ ગયું તમારું, માઇનસ IB. તો એ માઇનસ IBના સમાંતર અહીંયા IR પરથી એક લાઈન ડ્રો કરો આ રીતના, અને એ જ રીતે આ IR છે એને સમાંતર આ લાઈન ડ્રો કરો. તો આ જ્યાં આ મળશે ને ત્યાં વચ્ચે એક આ લાઈન ડ્રો કરી દો. આ કોની લાઈન આવી જશે, તમારી IL1. આ બે વચ્ચેનો શું થઈ ગયો, સરવાળો થઈ ગયો. કોના વચ્ચેનો, IR અને माइनस IB वच्चेनो. ओके, अब क्या करेंगे, तो ये OB जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, IL1, मतलब हमारा लाइन करंट. उसको हम IL लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं. ये बनाया तो यहाँ पे कोई भी एक लिख दो पॉइंट. यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, ए लिख देते हैं, चलो. ओके, तो ये पूरा AB जो है OB वो क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू लिखना चाहते हो तो ये आधा OA प्लस AB, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, OB मिलेगा. तो हम लिख सकते हैं ना, दोनों सेम ही है, तो 2OA लिख सकते हैं. OB इक्वल टू 2OA, ये है इतना ही, ये आएगा AB, तो 2OA लिख सकते हैं. OB इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, ये लिखा है ये A, राइट. सो ये जो लाइन करंट है IL1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, OB. एंड OB इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो तो ये OA है वो 2 आएगा ना, तो ये पूरा OB हो जाएगा. तो 2OA लिख सकते हैं, 2 तो है ही. अब OA इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखो ये अब हमारा एक हो गया एंगल, यहाँ पर राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया ये. तो क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू, ये क्या है, IR. ये કર્ણ થઈ ગયો, બરાબર છે. આ જે તમારો કાટખૂણો બન્યો એનો શું થઈ ગયો, આ કર્ણ. તો કર્ણ એટલે IR, અને એંગલ કેટલો થશે, આ cos 30. આ પૂરો આ કેટલો થશે, 120. એનો આ જે થશે અડધો 60, અને એનો અડધો પાછો કેટલો, 30. તો શું થશે, IR cos 30 આવશે. કોની જગ્યાએ, OA ની જગ્યાએ લખાશે આપણાથી. ओके, अब देखो 2IR एज इट इज रहेगा, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2. 2 कैंसल, तो क्या आएगा, √3 इंटू IR. अब देखो ये IR क्या है, फेज करंट, तो हम लिख सकते हैं IP. और ये IL1 क्या है, लाइन करंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, IL ओनली. इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, √3. तो ये रिलेशन आ गया लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में. देखो ये लिखा है IL1 लिखा है, लेकिन IL ही लिखना है हमें, राइट. सो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये हमने सिर्फ IL1 के लिए किया है. अब IL2 के लिए भी यहाँ पे कर बता सकते हो, यहाँ पे एक और बता सकते हो, तीनों करंट मिल सकते हैं, लेकिन हमें एक ही बताना है. हमें तो लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में रिलेशन ही लाना है. तो स्टार में क्या आया था, EL इक्वल टू √3 EP आया था. तो यहाँ पे क्या आया, IL इक्वल टू √3 IP आया. पता चला, सेम ही है. सो और यहाँ पे फेज वोल्टेज एंड फेज लाइन वोल्टेज कैसे है, सेम है यहाँ पे डेल्टा में, और ये करंट का रिलेशन आ गया. यही क्वेश्चन आता है. अब पावर ढूंढना है तो आराम से कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लाइन करंट इक्वल टू क्या आएगा, √3 इंटू फेज करंट. ये रिलेशन आ गया है, ये एग्जाम में आता है. अब पावर इक्वल टू क्या आता है, टोटल जो पावर है 3 इंटू पावर प्रति फेज, मतलब पावर पर फेज. तो क्या आएगा, पावर पर फेज VI, एक्चुअली हम लिखते हैं cos फाई ऐसा. तो V एंड I क्या है, फेज. तो VP IP cos फाई एक्टिव पावर के बारे में, राइट. तो ये आएगा 3 टाइम है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3. अब क्या करना है, ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया ना वो यूज़ करो. तो VL इक्वल टू तो VP है, E लिखो तो भी चलेगा. यहाँ पे V लिखा है, कहीं जगह पे E लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना.
वी लिखो या एक, कोई भी एक ही लिखो तो चलेगा। सो वीपी की जगह पे वीएल लिख दो, दोनों सेम ही है। और आई एल इक्वल टू √3 आई पी है, तो आई पी की जगह पे क्या लिखना है, आई एल बाई √3 ये यहाँ पे रखो। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा √3 वी एल आई एल कॉस 5 वाट, ये हमारा पावर आ गया, राइट। सो बस इतना करना है, बाकी जो बहुत सारी फिगर दी हुई है, राइट, तो वो हमें देखना नहीं है। पता चला, ये इंग्लिश में भी है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में ये लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों कैसे आते हैं, सेम। और लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच में ये रिलेशन आता है हमारा, राइट। स्टार से उल्टा आ जाएगा, स्टार में ये लाइन करंट एंड फेज करंट सेम आते थे, और यहाँ पे ऐसे रिलेशन आता था। तो ये दो फिगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, ये मेन फिगर है ड्रॉ करनी, और ये वेक्टर डायग्राम ये मेन है, क्योंकि ये वेक्टर डायग्राम पे से ही हमने ये रिलेशन बनाया ना, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, ये दो में से एक के आने के चांसेस है, ये आईएमपी थियोरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी आप देखोगे तो हर दूसरे पेपर में आपको ये थियोरी दिखाई देगी, वो है 3 फेज पद्धतिना सिंगल फेज पद्धति पરના ફાયદાઓ, મીન્સ એડવાન્ટેજીસ ઓફ 3 ફેઝ સિસ્ટમ ઓવર ધ સિંગલ ફેઝ। આપણને ખબર છે સિંગલ ફેઝ એટલે જે આપણે ઘરે જે આપણે આવે છે ને સપ્લાય એ, અને મોટે ભાગે જે જનરેશન છે એનું ટ્રાન્સમિશન જે છે એ 3 ફેઝનું જ થતું હોય, અને સિંગલ ફેઝ જોઈએ તો આપણે 3 ફેઝમાંથી જ એને આપણે મેળવવાનો હોય છે, બરાબર। તો 3 ફેઝ જે છે એ સિંગલ ફેઝ કરતાં ઘણી સારી છે। તો એના ફાયદાઓ કેટલા છે 3 ફેઝના, આ ફાયદાઓ 6 અહીંયા આપ્યા છે, એ તમારે યાદ રાખવાના। આ મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે, બરાબર છે। 3 થી 4 માર્કની અંદર આ મોસ્ટલી 10માંથી જોશો તો 7 to 8 પેપરમાં તમને આ જોવા મળશે, બરાબર છે। તો પહેલો ફાયદો કયો છે, 3 ફેઝ સાધનોની કાર્યદક્ષતા સિંગલ ફેઝ સાધનો કરતાં વધારે છે, મીન્સ એફિશિયન્સી, વર્ક એફિશિયન્સી of the 3 phase okay system is greater than the single phase, मीन्स जो एफिशिएंसी है 3 फेज की वो सिंगल फेज से ज़्यादा होगी, गेटिंग। सो द एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज मशीन इज मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज मशीन, એટલે કે સિંગલ ફેઝ કરતાં 3 ફેઝની એફિશિયન્સી કાર્યક્ષમતા કેવી હશે, વધારે હશે। બહુ ખૂબ જ ઇઝી છે, બધા સેમ દેખાશે તમને। 3 फेज मशीन में वपराता तांबानु वजन, बराबर, मीन्स 3 फेज मशीन जो होते हैं उसके अंदर जो यूज़ होता है ना कॉपर, उसका वेट तेटली ज कैपेसिटी वाला सिंगल फेज मशीन करता ओछू होय से, ओके। उतनी ही कैपेसिटी का कोई सिंगल फेज मशीन होगा, उसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। मीन्स सिंगल फेज एंड 3 फेज दो मशीन है, उसके दोनों की कैपेसिटी भी क्या है, सेम है, लेकिन उसके अंदर जो यूज़ होता है सेम कैपेसिटी के लिए जो कॉपर यूज़ होता है उसका जो वेट है वो 3 फेज में क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर में, सिंगल फेज के कंपेयर में। पता चला, सेम होगा। यहाँ पे देखो साइज़ के बारे में, 3 फेज मशीनનું કદ તેટલી જ कैपेसिटीवाળા सिंगल फेज मशीन करता ओछું હોય છે। मीन्स 3 फेज मशीन की जो साइज़ है वो सेम कैपेसिटी वाली आप सिंगल फेज मशीन ले लो तो उसके साइज़ के कंपेयर में कम होगी। मीन्स साइज ऑफ 3 फेज मशीन ओके इज वी कैन से दैट कॉम्पैक्ट, गेटिंग, एज कंपेयर टू द सिंगल फेज। नानी हसे, स्मॉल साइज ऑफ द 3 फेज मशीन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द सिंगल फेज मशीन विथ अ सेम कैपेसिटी, इंग्लिश में लिखना हो तो, राइट। तो आમાં શું થઈ ગયું, બીજામાં જે તાંબો યુઝ થાય છે એનું વજન 3 ફેઝમાં કેવું હોય છે, ઓછું હોય સિંગલ ફેઝ કરતાં, અને એના લીધે કદ જે છે મશીનનું સાઇઝ એ પણ 3 ફેઝની કેવી હશે, ઓછી હશે સિंगल फेज करता। तो आ 2 पॉइंट जे है 2 एंड 3 जो 2 पॉइंट है उस पर से हम बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है ओके किंमत ए 3 फेज मशीननी केवी हशे, ओछी हशे, कोना करता, सिंगल फेज मशीन करता। समझ पड़ी। सो ये लखी है 4 में, उपरना कारणों 2 तथा 3 ने लीधे
થ્રી ફેઝ મશીનની કિંમત તેટલી જ કેપેસિટીવાળા સિંગલ ફેઝ મશીન કરતાં ઓછી હોય છે, રાइट। मीन्स सेम कैपेसिटी वाला आप दो दे दो, थ्री फेज मशीन एंड सिंगल फेज मशीन। तो सिंगल फेज के कंपेयर में जो थ्री फेज मशीन है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो क्या होगी, कम होगी। तो थ्री फेज मशीन में क्या क्या होता है, तो एक तो जो कॉपर का वेट है वो कम होता है, यहाँ पे है, उसकी साइज़ जो है वो कम होती है और उसकी कॉस्ट भी कम रहती है। पता चला। तो ये तीनों सेम जैसा ही, एक याद रखो तो आप तीन आराम से लिख सकते हो। अब देखो फिफ्थ है, वो है थ्री फेज पद्धति में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थई सके छे। मीन्स जो थ्री फेज सिस्टम होती है उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट, हमने अभी बहुत सारे में देखा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन अभी स्टेशनरी हो तो वो स्टेशनरी रहती है बहुत सारी जगह पे, सिंगल फेज में फिक्स रहती है, लेकिन थ्री फेज में वो रोटेटेबल है, राइट। मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट मतलब फरसे, रोटेटिंग थशे, बराबर ने। तो ये सिंगल फेजनी अंदर पॉसिबल नहीं। सो इन थ्री फेज सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल, ओके। तो ये फिफ्थ हो गया। जो लास्ट है वो है ट्रांसमिशन लाइन में सरखो पावर ट्रांसमिट करवा माटे। मीन्स जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके अंदर हमें सेम पावर ट्रांसमिट करना है। थ्री फेज लाइन में वपराता तांबाનું वजन सिंगल फेज लाइन में वपराता तांबाના वजन करता ओछું હોય છે, ओके। मीन्स हमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें से सेम पावर ट्रांसमिट करना है। तो थ्री फेज लाइन होती है, ओके, तो उसके अंदर जो भी कॉपर का जो वेट है यूज़ होता है लाइन में वो सिंगल फेज के कंपेयर में कम होता है। ये थ्री फेज की लाइन होगी, सिंगल फेज की लाइन होगी, दोनों में कॉपर होगा, लेकिन सेम पावर हमें ट्रांसमिट करना है लाइन में से, तो कॉपर जो है वो थ्री फेज सिस्टम जो होगी, मतलब लाइन होगी थ्री फेज लाइन, उसमें कम होगा। गेटिंग, मतलब कॉपर का जो वेट है वो कम होगा। तो अहींया बीजी रीते लख्युं छे, जो सरखा तांबाना वजन माटे थ्री फेज पद्धति में वधारे पावर ट्रांसमिट थई सके छे। तो आ 6 में बे रीते लख्युं छे, तमे आ रीते पण लखी शको छो अथवा तो आ नीचे जे लख्युं छे ए रीते पण लखी शको छो के सेम जो कॉपर का वेट होगा, ओके, कॉपर का वेट जो है थ्री फेज में एंड सिंगल फेज में कैसा होगा, सेम होगा लाइन का। तो थ्री फेज में जो है ना हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो हम अलग तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो टू ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ पावर थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, द वेट ऑफ द कॉपर यूज इन अ थ्री फेज लाइन इज लेस एज कंपेयर टू द सिंगल फेज लाइन। गेटिंग। सो ये जो हो गए हमारे थ्री फेज के एडवांटेजेस, किसके कंपेयर में, सिंगल फेज के कंपेयर में। सो ये 6 एडवांटेजेस है वो आपको अच्छी तरह से करने हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, राइट। G2 एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन करना है थ्री फेज का एडवांटेजेस, दूसरा जो है हमारा डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन। बस इतने 3 करो थ्री फेज के लिए, 3 में से एक थियरी पक्की आएगी।